जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस पीछे हट गए हैं इस युद्ध के अंदर। और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका, एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं। इस युद्ध में जिस तरीके से ईरान की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, ईरान को रूस, चाइना, वियतनाम से लगातार मदद पहुंच रही है। वहीं इराक के सिया लड़ाके हुती वो लगातार ईरान के साथ में खड़े हो रहे हैं। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के अपने सहयोगी, जो गल्फ देशों के सहयोगी थे, वो तो पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। और अब मैं बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, इनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम नहीं आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। और एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जहां पर रॉयटर्स ने इस खबर को छापने का काम किया है। अमेरिका का अखबार, बहुत गौर से सुनिए और समझ जाइए इस बात को। रॉयटर्स, अमेरिका का अखबार, वो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक खबर छापता है कि इजराइल के अंदर अब इंटरसेप्टर वो खत्म हो रहे हैं, इजराइल के अंदर हथियार वो खत्म हो रहे हैं, इजराइल के अंदर जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है वो भी खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब इजराइल का कवच टूट चुका है। और इजराइल का कवच टूटा तो मिसाइलें सीधी जमीन पर कहर बरपाएंगी और उसके बाद में इजरायली वो भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ज्यादातर इजरायलियों के पास में 2 पासपोर्ट 3 पासपोर्ट हैं, तो वो छोड़ करके भाग जाएंगे और नेतन्याहू ऐसे में अकेले, बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अब वो फिर आकर के 5 उंगलियां दिखाएं, कॉफी पिए, कुछ भी करें, फिर उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इजराइल के लोग अगर भाग गए और इजरायलियों ने अपना पैसा भी निकाल लिया, फिर एक तरीके से आप यूं कहिए कि आर्थिक तौर पर इजराइल की कमर टूट जाएगी। अब इसमें जो अपडेट्स निकल करके सामने आ रही, मैं एक एक करके आपके सामने रखने वाला हूं। और इस खबर को आप आखिरी तक देखिए, आपको कहीं ना कहीं एक इशारा भी साफ तौर पर मिल जाएगा कि ये युद्ध अब कितना लंबा चलने वाला है। इस युद्ध में अमेरिका कितनी बड़ी ताकत है, या अमेरिका की जो ताकत का एक बहुत बड़ा दुनिया के सामने आप यूं कहिए कि एक नकाब मुखौटा रखा गया था, वो उतर गया है। और इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम या इजराइल का मोसाद और ये सारी जो एजेंसियां थी, वो भी धराशायी होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके कहा था कि भाई सब लोग आइए, आपके बगैर नहीं हो पाएगा, अकेले नहीं हो पाएगा। जापान से लोग आइए, और चीन जो है वो अपना समुद्री बेड़े जो है उसको भेजे, और सब मिल करके एक साथ इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएंगे। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए किसी ने अपना जंगी जहाजों का बेड़ा नहीं भेजा। और अब इस तरीके से जो है मीम बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। मीम बन रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं कि भाई जैसे कोई लिफ्ट मांगता है कि भैया प्लीज वहां तक छोड़ देना, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि प्लीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दीजिए। और ऐसे में दूसरी तरफ से अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष वो गाड़ी में बैठ करके आ रहे हैं और सीधे निकल जाते हैं ट्रंप के मुंह पर पानी फेंकते हुए। कोई गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं है। ये मीम है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सच्चाई के बहुत करीब है। अब देखिए, जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है टेक्निकल तौर पर, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिगुरे इशिबा, उनकी तरफ से कहा गया है कि जापान सीधे सैन्य विमान या युद्धक मिशन में शामिल नहीं होगा। टोक्यो का तर्क था कि मध्य पूर्व में तनाव और ना बढ़े, इसीलिए जापान सावधानी बरत रहा है। अब इस बात को बहुत आराम से समझ लीजिए आप, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अमेरिका की ताकत कितनी है। जापान के पास में अपनी कोई खास मिलिट्री नहीं है, वो पूरी तरह से अमेरिका पर ही डिपेंड है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये देखिए कि जापान वो मना कर रहा है, जापान वो कह रहा है कि हम अपने लिए यहाँ पर रक्षा करेंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वो मिसाइल लगातार मार रहा है। और ऐसे में अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वहां पर भेज देंगे तो फिर उसके बाद में नॉर्थ कोरिया और बुरी तरह से मारेगा। और जाहिर सी बात है, अभी 2 दिन पहले मैंने जब आपको खबर दिखाई थी, उसमें बताया था कि 5 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम वो जापान सी से निकाल करके और लेकर के जाए गए हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। और बहुत हद तक संभव यह है कि इजराइल में ही उनको ले जाया जाए। अब ऐसे में जापान ये कह रहा है कि भाई अगर हम उस युद्ध के अंदर चले गए, देखिए बाहर से समर्थन देना एक अलग बात है, अपना झंडा लगा करके अपना जहाज वहां पर भेजना यह अलग बात है। और कोई भी देश अभी तक तैयार नहीं हुआ है, यहां तक कि खाड़ी के देश भी तैयार नहीं हुए।
वो चोरी छिपे मदद दे रहे हैं कि ठीक है भाई, हमारा यूएई का बेस जो है वो इस्तेमाल कर लो, सऊदी अरब का बेस इस्तेमाल कर लो और हमारे बेस इस्तेमाल करके आप ठोको मिसाइल उधर। लेकिन अपनी सेना, अपनी मिसाइलें कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि जापान जिस तरीके से अमेरिका के अधीन है, आप मिलिट्री के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, बाकी तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत संपन्न देश हो गया है, लेकिन वो देश भी अब ये कह रहे हैं कि भाई हम ईरान से पंगा नहीं लेना चाहते हैं। ईरान से इस वक्त में पंगा लिया तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और खाड़ी के देशों को भी ये बात समझ में आ गई कि अगर खुल करके सीधे तौर पर आए तो फिर ईरान जो है हमें बर्बाद कर देगा। और अमेरिका की कोशिश ये है कि कैसे भी करके इन सबको आपस में टकरा दो और फिर अपन यहां से निकल लेंगे। हमें फिर बाद में हथियार बेचने हैं, हथियार इनको भी बेचेंगे, उनको भी बेचेंगे, खेल चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, उनकी तरफ से कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने विमान भेजने से जो इनकार कर दिया है और सरकार ने कहा है कि वह स्थिति पर नजर रखेगी, लेकिन सीधे सैन्य तैनाती फिलहाल नहीं करेगी। अब इन दो बातों से क्या बात समझ में आ रही है? इन दो बातों से ये बात समझ में आ रही है कि किसी भी कीमत पर ये कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका का कितना ही आप यूं कहिए कि अमेरिका के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी हो, लेकिन उसके बावजूद कोई भी अपनी सेना, अपना जहाज भेजने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि ईरान का खौफ है, और ईरान का खौफ कुछ इस कदर है कि अमेरिका तो अंदर ही अंदर डर रहा है, अमेरिका तो अंदर ही अंदर इस बात को कोस रहा है कि कहां पर इजराइल ने, नेतन्याहू ने हमें गंगा बोल करके और गंदे नाले के अंदर कुदा दिया। अब जो है वो और कोई दूसरा देश कूदना नहीं चाहता है। और अब जो ये रॉयटर्स की रिपोर्ट आप देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल जो है उसके हथियार वो खत्म हो रहे हैं, उसके इंटरसेप्टर वो खत्म हो रहे हैं, और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जो है इस बात को कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि उनके हथियार और इंटरसेप्टर वो खत्म हो रहे हैं। अब इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है, इसमें यह कहा गया है कि उनको जो पिछली जंग हुई थी, जो 12 दिनों की जंग हुई थी पिछली बार जून में, उसमें भी नुकसान हुआ था, उसकी कोई बहुत ज़्यादा भरपाई हुई नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि इजराइल जो है उसके पास में इंटरसेप्टर पहले से कम थे ईरान के मुकाबले में। और अमेरिकी अधिकारी वो इस बात को भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इजराइल का जो असेसमेंट था वो इस बात को लेकर के था कि खामेनेई के खात्मे के बाद में जंग लंबी नहीं चलेगी, ये जंग 3-4 रोज में, 5-7 रोज में खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जंग आज 17वें दिन पर आ गई है। जहां पर वो 4-5 दिनों की बात सोच करके चल रहे थे, ये 17वें दिन में जंग आ गई। और अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जंग 1 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगी, 1 हफ्ते चलेगी, 2 हफ्ते चलेगी या 6 महीने चलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। और वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान की जो तैयारी है वो 40 सालों की है। ईरान पिछले 40 सालों से तैयारी कर रहा था, और ईरान इराक युद्ध के बाद में इस बात को समझ गया था कि हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, वरना किसी भी वक्त में वही हाल होगा जो इराक का हुआ है। जो सद्दाम हुसैन मॉडल था पहले तो उसको चेंज किया, क्योंकि अमेरिका ने इराक में, सद्दाम हुसैन पावरफुल थे उस टाइम पे, इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका की बहुत नाक में दम किया। बहुत सारे सद्दाम हुसैन के बॉडी डबल थे, जिसकी वजह से जो है वो अमेरिका सद्दाम हुसैन को पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन वहीं से जो है वो जब 1988 में ये लड़ाई हुई, 80 से लेकर के और 88 तक, 8 सालों तक जब ये युद्ध चला, उस वक्त में ईरान इस बात को समझ गया कि हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। यानी एक लीडर पर डिपेंड होने की बजाय हमें एक पूरी लीडरशिप जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। एक आप यूं कहिए कि यूनिफाइड कमांड जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। इसमें एक लीडर पर अगर डिपेंड रहेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा। और मुझे लगता है कि जब वेनेजुएला से मादुरो को उठाया गया तो उसके बाद में ईरान इस बात को और अच्छे से समझ गया था, और उसके बाद में विकल्प भी तैयार कर दिए गए थे कि किसकी जगह पर कौन कौन जो है वो तैयार होगा। और ये बात भी सामने आ रही कि मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाने के लिए पिछले 2 साल से लगातार ट्रेनिंग तैयारियां चल रही थी कि उनको जो है रखा जाएगा। अब ऐसे में ईरान जो है वो इस बात को समझ रहा था कि अगर ये हमारे ऊपर झपटेंगे, खामेनेई को मारेंगे, तो फिर उसके बाद में पूरा देश कोलैप्स कर जाएगा और ये लोग कब्जा कर लेंगे। इसलिए अकेले खामेनेई पर डिपेंडेंसी नहीं थी। हथियार जो बनाए गए उसमें भी अमेरिका की तरीके से नहीं किया कि बहुत बड़े बड़े जंगी जहाज वो तैयार किए जाए, हजारों करोड़ रुपए के जंगी जहाज तैयार किए जाए, वैसे नहीं किया। छोटे छोटे नेवल शिप वो तैयार किए। और ये तस्वीरें देखिए आप, सुरंगों के जरिए तस्वीरें निकल करके सामने आई, जहां पर
बहुत सारे उनके नेवल शिप, छोटे छोटे शिप जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और जो छोटे शिप हैं उनकी स्पीड भी तेज है। वहां से आप ड्रोन है या मिसाइल है, छोटी जो मिसाइल है या छोटे ड्रोन्स हैं, उसको आप लॉन्च कर सकते हैं इन छोटी शिप के जरिए। अब ऐसे में ईरान की जो तैयारी थी वो यही थी कि हम बड़ी जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करके, चाहे वो लीडरशिप में हो या फिर चाहे युद्ध के जो साजो सामान होते हैं वहां पर हो, अलग अलग जगह पर छोटे छोटे जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसके तहत उन्होंने सस्ते ड्रोन बनाए, सस्ते मिसाइल्स बनाए, शायद ड्रोन जो है एक नए तरीके का ड्रोन उन्होंने इजाद किया, और इसके जरिए उन्होंने इंटरसेप्टर खत्म करने शुरू कर दिए। अमेरिका के इंटरसेप्टर खत्म कर दिए, इजराइल के इंटरसेप्टर खत्म कर दिए। और अब इसीलिए जो है इजराइल और अमेरिका उसको नुकसान हो रहा है। आर्थिक तौर पर तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आर्थिक तौर पर तो आप यूं समझिए कि उधर से 5-10 हजार रुपए की चीज, उधर से 5-10 लाख रुपए का ड्रोन आ रहा है, और इधर से 5-10 लाख रुपए के ड्रोन को गिराने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए का इंटरसेप्टर मारना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि कितना नुकसान जो है हो रहा है। 2 दिन पहले मैं एक खबर देख रहा था, और ये खबर आप देखिए, इसमें कहा गया है कि 770 जो है वो हमले हो चुके हैं इजराइल के ऊपर। 11 अलग अलग क्लस्टर मिसाइलें वो हिट की हैं जमीन पर, और एक मिसाइल से 70 जो है वो क्लस्टर बम निकलते हैं, यानी 770 हमले हो चुके हैं। सबसे बड़ी जो चीज है इस वक्त में जो इजराइल को परेशान कर रही है वो यही है कि इजराइल जितना बड़ा हमला करना चाहता है उतना ज्यादा उसका नुकसान होता है, और रोकने में उसको ज्यादा पैसा जो देना पड़ रहा है। ये 2 बातें यहां पर बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई है। और यही ईरान की पूरी युद्ध नीति है। ईरान पूरी इसी युद्ध नीति के साथ में चल रहा है कि लीडरशिप में भी सिर्फ एक सुप्रीम लीडर के सहारे नहीं, बल्कि पूरी लीडरशिप तैयार की गई। और इस वक्त में आप देखिए कि उनकी जो काउंसिल काम कर रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक युद्ध में जहां पर पहले दिन आपके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, उसके बावजूद जरा सा भी कहीं पर भी बिखराव दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पर जरा सा भी टकराव दिखाई नहीं दे रहा है। लीडर्स के बीच में आपस में कोई क्लैश नहीं हो रहा है। सब एक यूनिफाइड होकर के एक साथ आकर के जो है वो डिसीजंस जो है वो ले रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान से पार कैसे पाएंगे, और कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, सबने मना कर दिया है। और जिस तरीके से अपने शिप भेजने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो इसके बाद में जो ये 21 मील का, यानी जो 33-34 किलोमीटर का एक इलाका है स्टेट ऑफ हुर्मुज का, स्टेट ऑफ हुर्मुज के इस इलाके पर अगर किसी भी तरीके से अमेरिका वो कब्जा नहीं तुड़वा पाया, तो फिर इसके बाद में अमेरिका को ना चाहते हुए भी हर हाल में इस युद्ध से पीछे हटना पड़ेगा। और स्टेट ऑफ हुर्मुज की अगर आप बात करें तो स्टेट ऑफ हुर्मुज के अंदर यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 3000 वाटर माइंस हैं जो ईरान की तरफ से पहले से लगाई हुई हैं, वाटर माइंस हैं। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में एंटी शिप मिसाइल्स हैं जिनको तैनात किया गया है। और मैंने पहले भी आपको खबरें बताई हैं कि ईरान की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि भाई हमें वहां पर अपनी नेवी भेजने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हम दूर से ही रॉकेट लॉन्चर के जरिए वहां पर तैनाती करवा सकते हैं, मिसाइल एंटी माइंस जो है वो बिछा सकते हैं, बारूदी सुरंगें बिछा सकते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि ईरान नैरेटिव की लड़ाई में कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं दे रहा है इजराइल और अमेरिका को। हर जगह पर हमले हो रहे हैं इजराइल के अंदर, चाहे वो आईडीएफ के अड्डे हों, चाहे वो मोसाद के अड्डे हों, चाहे वो इजराइल के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो डिफेंस स्ट्रक्चर हो, हर जगह पर जो है हमले हो रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंगें हैं वहां पर हमले हो रहे हैं। कल मैंने एक मैप के जरिए भी आपको दिखाया था कि कैसे जो है वो हिजबुल्ला के साथ में मिल करके एक डील करके और हिजबुल्ला के साथ में एक समन्वय बना करके तालमेल के साथ में जो है हमले हो रहे हैं। और ऐसे हमले कहीं ना कहीं कमर तोड़ रहे हैं इस वक्त में इजराइल की। और अमेरिका कब तक साथ देगा? अमेरिका के अंदर ताबूत पहुंचने लगे हैं, अमेरिका के अंदर अब सैनिकों के शव पहुंचने लगे हैं। और जाहिर सी बात है अमेरिका में ये ताबूत जो पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं इस सरकार का, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, इस सरकार का जनाजा निकलवा देंगे। देखिए अमेरिका में डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं वो सच में बहुत गहरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो बार बार धमका रहे हैं कि कोई हमारे खिलाफ बोलेगा उसका लाइसेंस ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वहाँ CNN को पता है कि ये गीदड़ भभकियाँ हैं, हमारे ऊपर इनका असर नहीं होने वाला है। और वहाँ पर आप यूँ मान करके चलिए
अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि 6-7 सैनिक हमारे वो हुए हैं। 6-7 के बाद में कल मैंने एक तस्वीर आपको दिखाई थी, 6 सैनिक और दूसरे शहीद हो गए हैं। उनका F-135 क्रैश हुआ विमान, रिफ्यूलिंग विमान था, वो क्रैश हुआ, उसमें 6 सैनिकों की पुष्टि खुद अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। यानी मोटे मोटे अगर देखें तो तकरीबन दर्जन भर से ऊपर या तकरीबन 2 दर्जन के आसपास अमेरिकी सैनिक वो शहीद हो चुके हैं। और ये आंकड़ा जैसे से बढ़ेगा, जहां पर मान लीजिए कि आप 250-300 सैनिक अमेरिका के शहीद हो गए, अमेरिका के अंदर कोहराम मच जाएगा। और अमेरिका इस युद्ध में, अमेरिका के लोग इस युद्ध के अंदर वो पछता रहे हैं कि ये कहां से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ये एक तरीके से हमें फंसा दिया है। और बड़ी बात आप यूं समझिए, युद्ध होता है तो ऐसा नहीं कल को युद्ध खत्म हो जाएगा और उसके बाद में असर भी खत्म हो जाएगा। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें यह कहा जा रहा है कि ये युद्ध अगर मान लीजिए कि खत्म हो भी जाएगा और मान लीजिए कि अगर ये जितना लंबा भी चलेगा, उसका असर बहुत लंबे समय तक रहेगा। अब जब तक ये युद्ध चल रहा है, खबर यह भी है कि टेक्सटाइल, भारत का जो टेक्सटाइल है उस पर भी बहुत भयंकर तरीके से मार पड़ी है। और किसानों को खाद नहीं मिलेगी, खाद की किल्लत हो जाएगी। केवल सिलेंडर और पेट्रोल की बात नहीं है, हर जगह पर हो। और किसानों को खाद बीज नहीं मिलेगा तो यूं मान करके चलिए कि पूरे सीजन की, एक सीजन की जो फसल है वो चौपट हो जाएगी। यानी खाने पीने की किल्लत से लेकर के ओढ़ने पहनने के लिए जो कपड़े हैं वहां तक, खाने, और फिर उसके बाद में जो आपकी साइकिल चलती है, यानी आपके उद्योग धंधे हैं, आपकी फैक्ट्रियां हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, हर जगह पर जो है वो सूखा दिखाई देगा। और उसके बाद में कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये युद्ध लंबा चला और इसी तरीके से ईरान अड़ा रहा और अमेरिका भी अड़ा रहा, तो पूरी दुनिया में एक मंदी वो भी आ सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उस पर हम अलग से एक रिपोर्ट करेंगे, मैं आपको अलग से जो उस पर आंकड़े के साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कहां पर कितना कितना खतरा बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अमेरिका की जो ताकत है, उसके जो सहयोगी हैं वो लगातार हाथ खड़े कर रहे हैं। अमेरिका की ताकत वो कम हो रही है। इजराइल अंदर खाने इस बात को लेकर के खुश था कि चलिए खाड़ी देशों का नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो खाड़ी देशों की जो नुकसान को देख करके खुश हो रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि उसी को सफाचट कर दिया जाए। तेल अवीव के अंदर यह कहा जा रहा है कि अभी तक 400 के करीब मिसाइलों से हमला हुआ है तेल अवीव में। ऐसा नहीं कि वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से मलबे के ढेर बन गए, लेकिन फिर भी तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ है। हाइफा के अंदर इजराइल की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वहां पर भयंकर नुकसान हुआ है। जेरूसलम में नुकसान हुआ है। जो भी बड़े शहर हैं नॉर्दर्न इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह लगातार मार कर ही रहा है। तो जहां पर भी, जिस भी जगह पर संभव है, हर जगह पर यह दिखाई दे रहा है कि इजराइल को भारी नुकसान है। अब ऐसे में इस युद्ध का क्या, किस तरीके से हल निकलता है, देखने वाली बात यह है। शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।